नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं EVS पर्यावरण, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 17 जनवरी 2022 में। उसी का पेपर है EVS का, ठीक है। उन सभी को आज हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 में, उसमें भी ये सब क्वेश्चन डाला जा सकता है। इसे आप ध्यान से देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के समान लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। बताना है आपको कि राजमा चावल और छोले भटूरे हैं, ये किस राज्य के सामान्य लोगों के द्वारा सर्वाधिक प्रिय भोजन है, ये बताना है। ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तराखंड। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य में राजमा चावल और छोले भटूरे की ज़्यादा मांग है, वहाँ की प्रिय भोजन है, ये बताइए आप। तो आपका आंसर राइट जो होगा ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब का प्रिय भोजन है क्या, राजमा चावल और छोले भटूरे, ठीक है। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज के किस भाग, भुज जो भाग है किस राज्य में स्थित है, ये बताइए आप। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। आप लोग आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो जैसा कि मैं एक बार और चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि गुजरात में भुज इलाके में भूकंप का झटका आया था 26 जनवरी 2001 को, ठीक है। 26 जनवरी का दिन था 2001 में। वो आपका राज्य जो है गुजरात के भुज में। ओके, आपका यहाँ पे आंसर होगा गुजरात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समझ कर आपको आंसर करना है, और थोड़ा सा इसको माइंड में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 या 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें जो है ढालू और फर्श की दीवारों लकड़ी की बनी होती है। आपको बताना है कि किस राज्य के गांव में अधिकांश जो घर होती है वो मजबूत बांस के खंभों की होती है, जो कि बांस की लंबाई होती है 3 से 3.5 मीटर ऊंचा, और इसकी जो छतें होती है वो ढालू छत होती है, और छत फर्श सब लकड़ी के बने होते हैं। बताइए वो कौन सा राज्य है। जब भी बांस वाली बात करें और ढालू छत, तो आपका आंसर जाएगा असम। असम में ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी वे में, और इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मैथ देखकर ही डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ना है, इसे बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी जो है, दूरी कितना दिया गया है, 432 किलोमीटर। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताना है।
आपको दूरी तो यहाँ पे पता चल गया कि 432 किलोमीटर है, और आपको यहाँ पे समय निकाल कर यहाँ 16 दिसंबर को और 16 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक गाड़ी चली है, इसका टाइमिंग दिया गया है। यहाँ से आपको टाइम निकाल कर और इसको भाग कर देना है। चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, समय होता है। तो दूरी तो दिया ही है और समय को निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं समय। यहाँ पे देखिए दूरी आपको दिया गया है कितना, 432 किलोमीटर, ओके। और 16 दिसंबर को 2021 से मतलब नहीं रखिए, 2021 में ही 16 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ट्रेन चली है, ठीक है। तो 16 दिसंबर को कितना बजे गाड़ी चली, 21:45 में। यहाँ पे देखिए कितना है, 21:45 देखने को आपको मिल रहा होगा, 21:45 16 दिसंबर को, और 17 दिसंबर को कितना, 5:45, ठीक है। इतना बात को माइंड में कीजिए। यहाँ पे आके देखिए थोड़ा सा, 16 दिसंबर को 21:45 में गाड़ी प्रस्थान की और 17 दिसंबर को 21:45 पे जाके रुकी, ठीक है। टोटल 5:45 में रुकी, लेकिन अपने मन से आपको क्या करना है, 21:45 कर लेना है, ओके। और जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 21:45 से 21:45 तक कितना, 24 घंटा। तो इसमें 5:45 ही करना था, इसमें फालतू इसमें ऐड हुआ है, 21:45 लिख कर मैं ऐड कर दी हूँ फालतू, तो इसको घटा लेना है। क्या कर लेना है, घटा लेना है 5:45। तो यहाँ 45 में से 45 गया 0 हो जाएगा, और 21 में से 5 गया 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, 16 घंटा आया। 16 घंटा इसमें से फिर घटा लेना है, 24 घंटा में से क्या कर लेना है, 16 घंटा को घटा लेना है। तो आप घटाएंगे तो 8 घंटा हो जाएगा। आपका समय कितना हो जाएगा, टोटल 8 घंटा, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया गया है, 432 किलोमीटर प्रति घंटा, 432 किलोमीटर दिया गया है, और यहाँ पे समय जो है 8 घंटा आया आपका। अब इसको टोटल डिवाइड कीजिएगा तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, आ गया आपका आंसर। और आंसर आपको पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और गुना कीजिएगा तो 18 त्रिका 54 कट जाएगा, और 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पे देख लीजिए, 64 का ऑप्शन डी, कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड, ओके। इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन को बताऊंगी ताकि इजी वे में समझ में आ जाए, और स्क्रीन छोटा होने की वजह से यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसी तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन को ही देख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छापे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया, 110 मीटर। यदि इस मानचित्र के फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना सारा बात कहा गया है, सभी बात को इग्नोर करते हुए सिर्फ आप यहाँ पे ये देखिए, जब भी पैमाना वाला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, 15.5 सेंटीमीटर का निकालना है कि कितना दूरी होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आप कीजिएगा, देखिए सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर आपको दिया गया है 110 मीटर, और 15.5 सेंटीमीटर को आप जब कीजिएगा, इधर भेजिएगा तो हो जाएगा
110 गुने 15.5 मीटर को जब आप गुना कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और मीटर में आपका आ गया। और पूछ रहा है आंसर क्या, देखिए किलोमीटर में आपका आंसर पूछ रहा है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। अब इसको भाग दीजिएगा, तो भाग देने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे 1000 है, देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, तो 1.705 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1.705, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। यहाँ से भी क्वेश्चन से भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में भी आपको डाल सकता है। पोचमपल्ली का एक जिला क्या है, मुख्तारपुर। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, यानी बुनकर एक काम होता है, बुनाई करने वाला बुनकर है, और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। पोचमपल्ली में एक ज़िला है मुख्तारपुर, वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या हैं, बुनकर हैं, और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। यह ज़िला किस राज्य का भाग है, ये बताना है आपको कि ये जो ज़िला है किस राज्य का भाग है। तो आप आंसर याद रखिए, तेलंगाना का भाग है। ओके, तेलंगाना आपका सही होगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार का वृक्ष दिखाई देने की जब बात करें, वो है आपका अबू धाबी में सिर्फ खजूर का पेड़ ही दिखाई देगा आपको। ओके, अबू धाबी में क्या दिखाई देगा, खजूर का पेड़। और इसके बारे में मैं आपको बताई थी, वहाँ पे जल महंगा है, यानी कि पानी महंगा है पेट्रोल की अपेक्षा। वहाँ आपके यहाँ जितने गहराई पे पानी निकलता है, तो अबू धाबी में उतने गहराई पे क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। इसलिए वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है और पानी जो है महंगा है। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। भोपाल कहाँ है, गांधीनगर के ठीक पूर्व में, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बताना है बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगा, ये बताना है आपको। तो ये आप मैप के सहारे से देख लीजिएगा, ठीक है, और इसका आंसर जो होगा उत्तर पश्चिम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल के बारे में, पीतल को ब्रास भी कहा जाता है। एक ब्रांज या कांसा वाला पूछता है क्वेश्चन, और एक यहाँ पे पीतल और ब्रास वाला। ठीक है, पीतल को क्या कहते हैं, ब्रास भी कहते हैं। तो पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। एक मिश्र धातु है, किसका, कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु किसका है, कॉपर और जस्ता का। ये सब आपका गलत है। पीतल यौगिक नहीं है, तत्व नहीं है, और ना ही ये कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। ये आपका गलत है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं, और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी बताई थी, पिछले वीडियो में, किसी वीडियो में मैं बताई थी इसके बारे में। जहाँ भी नारियल और टेपियोका की बात की जाए, आपका आंसर केरल होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगपा। आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग
कर रहे हैं, रहने के लिए करते हैं और उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। ठीक है, इन टेंटों का डिज़ाइन जो है कितना वर्ष पुराना है ये बताना है। तो ये टेंटों का डिज़ाइन जो है वो 1000 वर्ष पुराना है, 1000 वर्ष पुराना है। इस बात को थोड़ा माइंड में करने की ज़रूरत है। ईवीएस जो है वो समझने वाला टॉपिक कम और याद करने वाला ज़्यादा है। ठीक है, ये 1000 वर्ष पुराना है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में राज्यों की संख्या जो है वो 28 है, सभी को मालूम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, नीचे दिए गए 3 राज्यों का समूह चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। बंगाल की खाड़ी पर जो राज्य हैं उनका नाम बताना है। तो बंगाल का खाड़ी भारत के मानचित्र में आपको देखने को मिलेगा, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी इधर है और इधर ही है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चन है आपको मानचित्र देखने पर क्लियर होगा। ठीक है, मानचित्र को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कौन स्थित है, यही बात आपको माइंड में करना होगा। मानचित्र वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सब आते रहता है ईवीएस में। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, बताना है आपको। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो जैसा कि आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, चेराव जो है वो मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ बर्फ से पर्वत ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जहाँ भी आपको ठंडे रेगिस्तान की बात करें, ठंडा रेगिस्तान, तो आपको क्या आंसर करना है? लेह और लद्दाख। आपका आंसर जाएगा लेह और लद्दाख। जो है जितना क्वेश्चन में आपको बात कहा गया है सब लेह और लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं, या नहीं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति क्या है? अनुपूरक है, एकल विषय है, एकीकृत है या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित है? बताइए आप लोग आंसर कौन सा होगा। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है वो है एकीकृत। ओके, इस बात को थोड़ा सा माइंड में कीजिएगा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए ये भी कूट है, ऑप्शन छांटिए और देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। ये बात आपका सही है। विशेष रूप से क्या करना है? प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध से बच्चे की जिज्ञासा को रचनात्मकता का पोषण करना है। ये बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी कह रहा है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ये बात भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना है? बच्चों में जागरूकता को विकसित करना है। और ऑप्शन सी कह रहा है बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना। ये भी बात सही है। बच्चे को क्या करना है? खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना है। खोजपूर्ण वाला बात बिल्कुल सही जाता है।
किसी भी ऑप्शन में बच्चे को खोजने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्रतिकर्ता के रूप में देखना। यहाँ पे निश्चित लगाकर इस सेंटेंस को गलत कर दिया, ठीक है। ये आपका सेंटेंस गलत है, आपका सही है ए, बी और सी। आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में इसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही। आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिखाई दे रहा है बाल केंद्रित। ये आपका जो सबसे हिट वर्ड है बाल केंद्रित। और यहाँ पे दे देता अगर शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल गलत जाता। शिक्षक केंद्रित नहीं करना है, बाल केंद्रित आपको ऑप्शन करना है, ठीक है। यह किताबी है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, गलत बात है। यह पुण्य प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है, ये भी गलत है, ठीक है। आपका सही जो आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग आंसर किया कीजिए ताकि क्लास मज़ेदार हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है चुनौतीपूर्ण कब है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। चुनौतीपूर्ण कब होगा, जब बच्चों के लिए आप रचनात्मकता और पहल करने के लिए उसे कहेंगे, ठीक है। बच्चे द्वारा रटकर सीखने के लिए, रटकर वाला बात गलत होता है। अवधारणाओं का वर्णन नहीं करना है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सिखाने में एकमात्र साधन, एकमात्र वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा एनपी प्रदान करता है। यानी आपको बताना है कि ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम सुविधा कौन प्रदान करता है। वो है आपका संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ और आख्यान, पाठ्य पुस्तक परीक्षण या फिर विवरण। आपका सबसे जो हिट आंसर है कहानियाँ और आख्यान। कहानियाँ और आख्यान से जो बच्चे हैं वो ईवीएस बहुत ही अधिक सुविधाजनक सीख सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन क्या पकड़ना है, प्राथमिक स्तर पर बताना है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय क्या है। तो आपका आंसर जो होगा परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर यही है, परिवार और दोस्त। और द्वितीयक स्तर जो है वो है स्कूल, धर्म, मीडिया, ये सब चला जाएगा आपका द्वितीयक स्तर में। ओके, 82 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कूट है। आइए देखते हैं क्या है आंसर। क्वेश्चन क्या है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करने, सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ईवीएस सीखने के लिए क्रियाकलापों को करके सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है, आप पढ़िए और आंसर कीजिए। यहाँ पे कह रहा है साइकोमीटर मोटर कौशल विकसित करना, ये बात सही है। क्या कह रहा है, क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव। तो साइकोमीटर मोटर जो है
कौशल विकसित करना, ये आपका सही जाएगा। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, ये भी आपका सही जाएगा। और यहाँ पे करके सीखने के लिए, ये भी आपका सही जाएगा। और याद करने की क्षमता विकसित करने के लिए आपका गलत है। याद करने वाला बात, स्मरण करने वाला बात, रटने वाला बात, ये सब गलत होता है, इसको छूना भी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ए, बी और सी। यहाँ ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है ए, बी, सी। ऑप्शन ए को कीजिए, आपका सही जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख कब दी जा सकती है, ये बताइए आप। आपका ऑप्शन है गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, ये गलत है। गतिविधियाँ आयोजित करके आप बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख नहीं दे सकते हैं। गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। गतिविधियों के बाद अगर आप कोई भी गतिविधि करा रहे हैं क्लास में और बाद में उसका चर्चा करते हैं तो बेटर बच्चा सीखेगा। ठीक है, मज़े से बताया कि ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। और ऑप्शन सी देखिए, शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी, सी आपका सही है क्या? क्यों सही है? क्योंकि बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार आप उसका गतिविधि करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका यह सही जा रहा है। और ऑप्शन डी कह रहा है, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कोई भी बच्चा अगर सामूहिक कार्य करता है तो उसको जब आप बढ़ावा देंगे तो वो बहुत प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही जो हो रहा है बी, सी और डी। आपका देखिए किस ऑप्शन में बी, सी, डी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ही है ऑप्शन बी में, बी, सी, डी। आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। पौधे जो हैं बच्चों के लिए सार्थक हो सकता है कब? बच्चों को थीम पर आधारित वर्कशीट दी जाती है, ये आपका गलत है, वर्कशीट वाला बात गलत होता है। ऑप्शन बी है, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्षेत्र भ्रमण, पर्यावरण के लिए क्षेत्र भ्रमण बहुत ही आवश्यक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, ये गलत है। आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है, व्याख्यान शब्द ही गलत है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एक बार, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन, ईवीएस पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए एक अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है, ये बताना है। पाठ्य पुस्तक के अलावा जो है कौन कौन जो है ईवीएस सीखने में आपको अधिकतम उपयोगी होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन और आंसर कीजिए आप लोग। समाचार पत्र से ईवीएस सीखने में आपको मदद मिलेगा, सर्वेक्षण से मिलेगा और समुदाय के सदस्य से। ठीक है, लेकिन ट्विटर से आपको नहीं मिलेगा। ट्विटर 1 to 5 के लिए नहीं होगा, बच्चा मोबाइल थोड़ी ना चलाता है, ट्विटर थोड़ी ना चलाएगा बच्चा, इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत होगा और बाकी सब सही। ए, बी, डी देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और डी। ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए इज द राइट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 87, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाता है। यहाँ पे देखिए कूट है,
कूट को कैसे करना है यहाँ पे देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो आप सीख सकते हैं किससे? समुदाय के सदस्यों के माध्यम से आप सीख सकते हैं, सर्वेक्षण करते हैं तो सीख सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन बच्चे के द्वारा जब आप नारा दिलवाइएगा तो वो थोड़ी ना सीख पाएगा, वो नहीं सीख पाएगा। तो आपका आंसर जो जा रहा है ए, बी और सी, ऑप्शन ए आपका सही है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका कूट है। चलिए आइए कूट को कूटते हैं। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। कह रहा है क्वेश्चन कि ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है? वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही है। समूह में अगर बच्चा कार्य करता है तो सहपाठी को सीखने या सिखाने में मदद करेगा बच्चा। वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, ये भी बात सही है। और ऑप्शन सी है, बच्चों के बीच सहयोग का बढ़ावा देते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये गलत है, ईवीएस सीखने के लिए एक मात्र लगाकर इस सेंटेंस को गलत कर दिया। ओके, तो आपका आंसर जो जाएगा ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आकलन में स्व आकलन है। आकलन में स्व आकलन ये क्या है? ऑप्शन देखिए, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन या फिर सीखने के माध्यम में मूल्यांकन। आप ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। तो आपको जब भी कहे आकलन में स्व आकलन तो वो जाएगा सीखने के रूप में आकलन। क्या होगा? सीखने के रूप में आकलन होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा अगर ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा तो। आकलन में स्व आकलन क्या होता है? सीखने के रूप में आकलन होता है। ओके, चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? यहाँ पे ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग जो होता है शिक्षक द्वारा किया जाता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ की समीक्षा और संशोधन किया जा सके। ओके, और यहाँ पे कह रहा है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए नहीं होगा, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए ये भी नहीं होगा, और स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए ये भी आपका गलत है। आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही है। शिक्षक जो है एक डायरी में अपना दर्ज करता है। बात क्यों करता है? क्योंकि अधिगम की रणनीति तैयार कर सके, समीक्षा और संशोधन कर सके। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन एंड हो चुका। 90 क्वेश्चन ईवीएस का प्रश्न आपका ख़त्म हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का जो टॉपिक होगा। और आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।